कि करो यार, ऐसे बनाओ, हर एक चैप्टर के अलग अलग पेज बना दो। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें से देख के बताता हूँ तुम्हें। मेन चीज जो है जिस चीज से क्रैक करा है वो ये। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार, कई बार ऐसा होता है ना भाई, हमने एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह कर लिया, बट अगर हमसे बाहर से कोई सवाल दे दे तो हमसे नहीं हो पाता। मान लो हमें आरडी शर्मा से, आर एस अग्रवाल से कोई सवाल दे दे, हमसे नहीं हो पाता है। हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, बीच में किसी सवाल में हम स्टक हो जाते हैं। एक ट्राई मारा, दो ट्राई मारा, फिर हम जाते हैं टीचर के पास कि सर ये वाला सवाल बता दो। और भाई सर सवाल देखते हैं और एक पता नहीं कहां से दूर का एक फॉर्मूला उठा के उस सवाल में लगाते हैं और फॉर्मूला लगा के सवाल सॉल्व हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि भाई इन सर को कैसे पता चल रहा है, ये सर कैसे एकदम देखते ही क्लिक करता है ना कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आता है दिमाग में ऐसी चीज, है ना भाई। हम अच्छी तरह पढ़ के गए हैं घर से, हम पेपर में गए, एग्जाम हॉल में गए, जाके भाई दिमाग ब्लैंक हो गया सवाल देख के। सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, होता है ना। बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है और इसका जो सॉल्यूशन है बहुत आसान सा भी है, जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक बात ध्यान से समझो यार कि ये जो मैं सॉल्यूशन तुम्हें बताने वाला हूं, जो भी बातें मैं बताऊंगा, ये कोई भी तुम्हें 40-50 साल का टीचर नहीं समझा सकता। ठीक है, तुम मुझसे जाके पूछोगे भी ना कि सर मेरे से ऐसे नहीं हो रहे हैं, बेटा बस ये कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। खाली प्रैक्टिस करने से नहीं होता, कितने सवाल प्रैक्टिस करें। समझ रहे हो ना बात को भाई। ये चीजें जो है, ये सॉल्यूशन एक बच्चे का सॉल्यूशन, एक स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। ठीक है, मैं स्टूडेंट ही हूँ, अभी 1-2 साल पहले अपना 10वीं-12वीं का बोर्ड दिया है और अभी भी मैं अपने एग्जाम्स ही देता हूँ कॉलेज में। ये चीज मैंने क्रैक कर ली है, जो अभी मैंने पीछे तुम्हें प्रॉब्लम्स बताई ना सारी, वो चीजें क्रैक कर ली है। तो वो चीजें अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं 10वीं की बात करूं तो कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं, बट अगर हम 11वीं-12वीं की बात करें तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें तुम 10वीं के हो तो सुनते रहना। ठीक है, तुम्हारे को बहुत ज्यादा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम 11वीं-12वीं बहुत अच्छी तरह स्टार्ट कर पाओगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि मान लो 1 सवाल है, 2 सवाल है, 3 सवाल है, 4 सवाल है। ये जो चारों सवाल हैं, इन चारों सवाल को देख के हमें ऐसा लगेगा कि यार चारों दिख तो सेम ही रहे हैं, है ना। चारों देखने में सेम लगते हैं, बट चारों में जो फॉर्मूले हैं वो अलग अलग लग रहे हैं। एक में एक्स, वाई, जेड, ठीक है, डब्ल्यू, ये कुछ अलग अलग फॉर्मूले चारों में अलग अलग लग रहे हैं। दिखने में सेम है बट फॉर्मूले अलग अलग लग रहे हैं। होता है ऐसा। अगर मैं 12th की बात करूं तो यार 12th में एक चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी में सेम ऐसा ही है भाई। वो 10th के अगर हो तुम कहोगे भैया क्या 10th में छोटी सी तो प्रोबेबिलिटी है, मजाक सी नहीं है, ऐसा नहीं है। 12th में बहुत तगड़ी प्रोबेबिलिटी होती है, मुश्किल चैप्टर माना जाता है। उसमें सवाल जो है ना सारे सेम तरीके के लगते हैं, बट उसमें फॉर्मूले जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं जिसमें लग रहे हैं। वो चीज मैंने क्रैक कर लिया। जैसे कि अगर मैं ये तुम्हें दिखाऊं, ये मेरी 12वीं की जो नोट्स हैं वो हैं। ठीक है, तुम्हें नोट्स तो पता है मैंने कैसे बताता हूं, मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे मैं नोट्स बनाता हूं। मेन चीज जो है, जो मैंने यहाँ पे जिस चीज से क्रैक करा है वो ये है। तुम ये देखोगे नोट्स में पहले कुछ ये पेजेस लगे हुए हैं, है ना। इन पेजेस में मैंने ये चीज क्रैक करी है। कैसे करी है देखो, समझाता हूं। मैंने क्या करा कि भाई मान लो कि अभी मैं 10th का भी एग्जाम्पल लेके चलूंगा, अभी मैं ऐसी एक रैंडम एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मान लो कि एक थ्योरम है एबीसी थ्योरम, ठीक है, एक थ्योरम है एबीसी थ्योरम। मैंने क्या करा, जो एबीसी थ्योरम के जितने भी सवाल सर ने नोट्स में करवाए हैं या फिर मेरे को कहीं बुक में दिख गए, एनसीईआरटी में दिख गए, वो सारे सवाल मैंने एक जगह अपने सामने लिख दिए। ठीक है, वो सारे सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिए इसके सामने कि भाई एबीसी थ्योरम का ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, ये सारे एबीसी थ्योरम वाले सवाल हैं। फिर मैंने ये देखा कि यार ठीक है, सवाल दिखते तो एक जैसे हैं, बट कुछ तो ऐसी चीज होगी जो अलग होगी, है ना। कोई तो ऐसा कीवर्ड होगा सवाल में जो अलग होगा। तो मैं ऐसे ऑब्जर्व करता था कि भाई इन सब में क्या ऐसा कीवर्ड है जो कॉमन है। मान लो कोई कीवर्ड है एक्स, जो इस सवाल में भी है, वो एक्स इसमें भी है, 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 एंड सो ऑन। वो एक्स जो कीवर्ड है वो हर एक में है। जैसे मैं 12th की प्रोबेबिलिटी का अगर तुम्हें इसी में से देख के लाइव एग्जांपल बताऊं, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें से देख के बताता हूं तुम्हें। मैं 10th भी कवर करूंगा, ध्यान से सुनते रहो। ये तो बस एक एग्जांपल लेके तुम्हें मैं जो थीम है वो समझाने वाला हूं, ठीक है, जो फील है वो समझा रहा हूं। मान लो कि कोई सवाल है जिसमें लिखा हुआ है गिवन दैट, ठीक है, एक पूरा सवाल है, उस पूरे सवाल में गिवन दैट बीच में लिखा हुआ है। सवाल के बीच में कहीं पे लिखा है इट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, सवाल के बीच में लिखा है इट इज नोन, है ना, सवाल के बीच में लिखा है इट हैज अकर्ड, ठीक है, ऐसे बहुत 3-4 और कीवर्ड्स हैं। अगर सवाल में तुम्हें ये सब चीजें दिख रही हैं तो मैंने ये देखा कि इसमें लगती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली थ्योरम। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगर मेरे को सवाल में ये इस तरह के कुछ दिख जाए तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में क्लिक करेगी वो करेगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तभी जब अपने टीचर के पास लेके जाते हो ना कि सर ये वाला सवाल कर दो, ये वाला सवाल कर दो, तो सबसे पहले ये देखता है कि यार ऐसा क्या कीवर्ड है इसमें
ठीक है, उसने देखा अरे इसमें लिखा इट इज ऑब्जर्व, तो कहेगा अरे बेटा इसमें तो सीधा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। वो चीज टीचर ने क्रैक कर ली है क्योंकि टीचर ने स्मार्ट वर्क करा है। समझ रहे हो, टीचर ने हर एक की तरह 100 सवाल नहीं सॉल्व करे, उसने कम सवाल सॉल्व करे, बट उसको देखा कि भाई अच्छा ये कीवर्ड्स है और ये कीवर्ड्स में ये वाली लगेगी। जैसे कि अब मैं तुम्हें अपना एग्जांपल, तुम्हारे 10th का एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो कि मैंने तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स दिए थे, याद है ना, सबसे मुश्किल चैप्टर 10th का माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री। उसके जो नोट्स दिए थे उसमें तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने ऐसा ही कर रखा है। यहाँ पे देखें अगर हम, तो मैंने यहाँ पे k³ b में जो लिखा हुआ है कि जब भी कोई ऐसा एंगल दिया हो जो कि स्टैंडर्ड एंगल से नहीं है तो वहां ये काम आएगा। क्या काम आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट काम आएगा। ये मुझे कैसे पता चला? ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री के सारे सवाल एक जगह लिख लिए। वो सारे सवाल एक जगह लिखे तो उसमें मैंने ऑब्जर्व करा कि जब भी कोई ऐसा एंगल दिया हो जो कि स्टैंडर्ड एंगल से अलग है, स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं? 0, 30, 60, 90 ये वाले, है ना। तो अगर इनसे अलग कोई भी एंगल दिया हुआ है तो उस सवाल में हमारे सबसे पहले ये क्लिक करना चाहिए कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। समझ में आ रही है मैंने कैसे करा? मैंने सारे सवाल देखे, उसमें कॉमन चीज जो थी उसको एक जगह लिख लिया। अब आगे हम देखें, जैसे ये है कि अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें मैंने कुछ टाइप्स में बांट दिया है, ठीक है, उनको कुछ टाइप्स में मैंने बांट दिया है और साथ में मैंने ये भी बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चन को देखकर क्या क्लिक करना चाहिए। ये भी मैंने ऐसे ही देखा कि मैंने सारे सवाल एक जगह लिखे, उनमें से कुछ टाइप के क्वेश्चन अलग लिख लिए, उन टाइप में क्या चीजें हैं जो कि कॉमन है वो मैंने अलग से लिख दिया। जैसे कि ये देखें, हम टाइप 2 में देखें, टाइप 1 तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, टाइप 2 में देखें कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, याद करो कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से फॉर्मूले में आता है। ठीक है, जैसे कोटे कौन से फॉर्मूले में आता है? इसमें आता है, तो अब इसको सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? तो ये है कन्वर्टिंग और एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऐसे अगर मैं आगे देखूं टाइप नंबर 3 में, जब भी क्वेश्चन कंटेनिंग tan a cot a हो तो उसको sin a cos a के टर्म में प्रूव करना हो तो tan a cot a को sin a cos a में कर दो। मतलब कि अगर कोई भी सवाल है जिसमें कि तुम्हें tan a और cot a में दिया हुआ है, मान लो इस तरह से कोई सवाल है और इसको कुछ ना कुछ है उसमें कन्वर्ट करना है, sin a cos a, इस तरह से हमें प्रूफ करना है कि इसको इसमें प्रूफ करो, तो सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई इनको खत्म करो पहले साइन और कॉस में, तो ये सबसे पहले क्लिक करना चाहिए। यही चीजें मैंने इसमें लिख रखी हैं। ये कैसे पता चली? सारे क्वेश्चंस को एक जगह लिख के जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के हैं, फिर उनमें कुछ कॉमन चीजें देखो, वो कॉमन चीजें एक जगह लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख ली थी कि भाई जब भी तुम्हें ऐसे दिखे तो ये वाला लगना चाहिए, ऐसे लिख रखा था ना। फिर उसके बाद कुछ और टाइप है, जैसे मैंने लिख रखा है कि भाई जब भी तुम्हें ये दिखे अकर्ड साइमल्टेनियसली, सक्सेसिवली, ऐसा वर्ड दिखे, वन एट अ टाइम, वन बाय वन, ऐसा अगर वर्ड दिखे तो दिमाग में आना चाहिए कि भाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो यही बात है कि यार डिपेंड ये नहीं करता है कि हम 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम 150 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ डिपेंड करता है भाई एक चीज पे है कि भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, बट गधों की तरह प्रैक्टिस नहीं करनी ना, हमें लगे नहीं रहना पूरे टाइम। हम अगर 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो उन 10 क्वेश्चन को तुमने यहाँ पे स्मार्ट तरीका लगाया या नहीं लगाया। ये है ऐसी चीज जो कि एक स्मार्ट और एक एवरेज बच्चे को अलग करती है कि भाई उसने सिर्फ 10 क्वेश्चन करे बट उस 10 क्वेश्चन के बाद 1 मिनट दिया और उनको देखा कि भाई अच्छा ये और ऐसे इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूं, कई बार क्या होता है कि हम सवाल में स्टक हो जाते हैं, है ना भाई, हम सवाल कर रहे हैं और बीच में हम स्टक हो जाते हैं। तो इसका जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि हमें उसका एक नीचे वाला स्टेप में प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं बिल्कुल एक रैंडम एग्जांपल, बिल्कुल एक बेसिक बच्चे वाला एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लो हमें दे रखा है 3 - 2 × 5 डिवाइडेड बाय 15, कुछ इस तरह का हमें सवाल दिया है। ठीक है, ये सवाल अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं बिल्कुल एक बच्चा वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूं तुम्हें, अगर ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि बच्चे को या तो फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन नहीं आती, और साथ में उस बच्चे को जो बॉड मास और डी मास वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं आता, तभी उस बच्चे से ये वाला सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, लो ठीक है, -15 तो नहीं, -5 + 2 कुछ इस तरह से कर दिया, तो तभी नहीं हो रहा है क्योंकि उसको इस वाले कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। तो अगर तुमसे बड़ा सवाल नहीं हो रहा है तो एक बार उसका जो बेसिक वाला सवाल है, उसका एक स्टेप नीचे वाला सवाल है, एक बार वो वाला पे अच्छी ग्रिप बनाओ। जैसे अगर मैं तुम्हारे 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है तुम्हारा, उसमें कई बार सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनसे सॉल्व नहीं हो रहे होते। क्यों नहीं हो रहे होते? क्योंकि हमने जो आसान सवाल है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करा है, जो उसका आसान वाला सवाल है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं स्ट्रॉन्ग करा है, तभी हमसे बड़े वाले सवाल नहीं हो रहे। तो जब भी तुम स्टक हो जाओ सवाल में, अभी घर पे बैठे हो, टाइम बहुत है, एक बार देखो कि यार इस वाले सवाल में ऐसा क्या था
कि हमसे नहीं सॉल्व हुआ, उसके एक बेसिक वाले स्टेप में गए, वो अच्छी तरह क्लियर कर लिया, अब उस वाले सवाल पे जाओ और उसको टुकड़ों में कर करके सॉल्व कर दो। समझ में आ गई मेरी बात? तो यार मैथ्स इतनी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, ठीक है, मैथ्स इतनी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है जो कि हमने बना रखी है। स्मार्ट तरीके से खेलने की बात है, ठीक है। मैं तुम्हारा कोच हूं, मैंने तुम्हें गाइड कर दिया है कि ऐसे जाके खेलना है, अब जाके मैदान पे छक्का किसे मारना है, तुम्हें मारना पड़ेगा ना, ठीक है। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहन मचा देना है, आग लगा देनी है। आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। करो यार, ऐसे बनाओ, हर एक चैप्टर के अलग अलग पेज बना दो, अलग अलग पेज बनाओ और उसको फिर ऐसे स्मार्ट तरीके से सवालों को सॉल्व करो, ठीक है। 11वीं में एंटर करोगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, है ना। तुम पहले से ऐसे करके चलोगे तो तुम एक स्टेप आगे होगे। तो बाय, पढ़ लो, चलो बाय बाय बाय।